गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम सोनू पाल और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिजिक्स के अपने पहले चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम इस चैप्टर का वन शॉट करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं विद इन 30 मिनट्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक्चुअल में है क्या। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज हर जगह मिलता है, कैसे कैसे कहाँ पर मिलता है, तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वैसे कि इसको ध्यान से समझें तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी? किसी भी आपके एलिमेंट्री पार्टिकल की। कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो सकता है। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब जिससे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, ये सब आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये प्रॉपर्टी किसी के अंदर आ जाए, तो जैसे कि मान लो कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए है, अगर इसके अंदर चार्ज वाली प्रॉपर्टी आ जाए तो ये तुरंत ही पावरफुल हो जाता है। अब पावरफुल होने की वजह से अगर कोई और इसके जैसा कोई दूसरा पार्टिकल आएगा ना, उस पर भी चार्ज होगा, तो ये दोनों आपस में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही दो एटम आपस में फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे पे। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और वो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके चार्जेस कैसे कैसे होते हैं। चलो फिर हम इसी बात पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें पता चल चुका है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इस बारे में भी हम अच्छे से ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन तरीके से इसकी एसआई यूनिट भी होती है। तो एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी के नाम से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अच्छा, जो सबसे पहला जो चार्ज आपको देखने को मिला है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो यहाँ आप सिंपल से देख सकते हो कि और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा बड़ा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो भी दो एटम या जो भी कोई चार्ज एटम जो होते हैं, जो भी आपस में फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के फोर्स आप ध्यान से देखेंगे। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैं एक कहूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? तो अगर हम बात करें तो बेटा बड़ा होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जब भी अगर हम किसी भी स्केल को जब अपने बालों में रब करते हैं तो उस स्केल पे चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्केल छोटे छोटे पीसीस जो होते हैं उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उन पीसीस पर दोनों फोर्स लगते हैं। सपोज करो ये पीसीस है, इस पीस पे नीचे तरफ फोर्स लगेगा mg, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर वाला फोर्स होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो ये पेजेस नीचे नहीं जाते हैं, पेजेस ऊपर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसी में हमारे पास कुछ मेनली चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकते हैं। अगर मान लो दो लाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे,
दोनों चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। जितने भी लाइक चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करेंगे। और जो आपके पास अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज बोले तो बेटा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, दोनों कोशिश करेंगे एक दूसरे के पास आ जाएं। तो जब भी हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पे आ जाता है नेगेटिवली चार्ज। अब मान लो बॉडी ये है जो कि नेगेटिव चार्ज है और ये बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से इसका मास में क्या होगा बेटा, मास में रिड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास होता ही होता है। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तो गेन करने की वजह से इसकी बॉडी में थोड़ा सा मास जो है इंक्रीज हो गया होगा। तो अगर हम बात करें मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इस टॉपिक को भी आप ध्यान से दिमाग में रखेंगे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बॉडी को हम लोग चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं। हाउ टू चार्ज अ बॉडी। बॉडी को चार्ज हम बेसिकली दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो कंडक्शन वाले मेथड से कि हाँ बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लिया हो तो वो भी चार्ज हो जाएगी। कंडक्शन मेथड से बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है बेटा इंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन और इंडक्शन में अंतर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कंडक्शन में बेटा टच करके बॉडी को चार्ज करते हैं, इसमें विदाउट टचिंग होकर के चार्ज करते हैं, बिना किसी टच के हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे अगर इसका हम एक एग्जांपल ले लें बेटा, सिंपल एग्जांपल ये होता है, अगर हमारे पास कोई एक सिंपल ये बॉडी है जो कि इस टाइम पे न्यूट्रल है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 ही इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉडी इस टाइम पे न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं और इसके पास हम कोई एक जो है एक हम नेगेटिव चार्ज की बॉडी लाते हैं इसके पास, जैसे नेगेटिव चार्ज की बॉडी लाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स थे वो तो इस साइड आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज रिपल्सन कारण वो बेटा इस साइड आ जाते हैं। फिर हम इसको यहाँ से कर देते हैं बेटा अर्थिंग। तो अर्थिंग करने से जो भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं। अब इस बॉडी के अंदर चार्ज बचता मात्र पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो बात आती है कि आप प्रोटॉन नहीं जाएंगे ज़मीन के अंदर। प्रोटॉन ज़मीन में नहीं जाते हैं क्योंकि प्रोटॉन का मास काफ़ी हैवी होता है। मास ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर। कंडक्शन बेटा हम लोग टच कर देते हैं। मान लो अगर ये बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज है और किसी बॉडी पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो जैसे हम इसको टच करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, जो नेगेटिव चार्ज होती है वो इस बॉडी पर ट्रांसफ़र होने लगता है। तो मतलब कंडक्शन में क्या होगा, जिस बॉडी को हम लोग टच करते हैं उसका जो चार्ज होता है वही चार्ज इसमें आपको मिलेगा, तो कंडक्शन मेथड में आ जाता है। तो अगर कोई बॉडी चार्ज हुई है या फिर नहीं हुई है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए बेटा हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को अगर हम ध्यान से समझें बेटा, एक तरह का बीकर होता है। इस बीकर के अंदर एक मेटल की प्लेट लगी होती है, ये गोल्ड की फॉइल लगी होती है नीचे तरफ। ये स्टार्टिंग में पहले ऐसे होती थी एकदम कोलैप्स, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, काफ़ी क्लोज होती थी। ऊपर ये मेटल की प्लेट है। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उस बॉडी को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। अगर कोई बॉडी मान लो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा यहाँ रास्ता मिल जाता है, वो यहाँ जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं, इस पे जाते हैं। जब इस पे जाएंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, तो ये कुछ समय बाद इस तरीके से खुल जाती है। जब ये ऐसे खुलेगी तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये बॉडी चार्ज है।
तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम पता कर सकते हैं कोई भी बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है। इसके बाद बेटा हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिविटी बेटा सिंपल ये हमसे कहने की कोशिश करती है कि किसी भी बॉडी के अंदर, ये बॉडी है मान लो इसमें एक प्लस का 2 कूलम है, प्लस का 4 कूलम है, माइनस का 3 कूलम है, प्लस का 10 कूलम है। तो अगर हमें इनको टोटल चार्ज निकालना है बॉडी के अंदर, तो एडिटिविटी हमसे ये कहता है सिंपल, ये कहता है कि जो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। सिंपल मतलब है टोटल चार्ज ऐड करना है तो अलजेब्रिकली ऐड करो, जैसे कि -3 प्लस का 10 कूलम अलजेब्रिकली ऐड कर लो। 2 + 4 6, 6 + 10 16, 16 में से 3 गया तो 13 कूलम आपके पास नेट चार्ज होगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर लो, कोई पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लो, आपस में सबको ऐड कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से इस प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं। तो बेटा सिंपल क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा चार्ज, कोई भी एक ऐसी बॉडी जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी मिले, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। जैसे कि अगर आप समझो कि सबसे कम से कम अगर दुकान पे जाओगे तो कम से कम अगर आपको कोई टॉफ़ी खरीदनी है तो कम से कम आप 1 टॉफ़ी खरीद सकते हो, आधी तो टॉफ़ी आप खरीद नहीं सकते। तो वो कम से कम जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो सकता है कि कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी बॉडी में, या फिर कितना चार्ज हम गेन कर सकते हैं किसी बॉडी से। तो वो होता है बेटा कम से कम होता है 1 इलेक्ट्रॉन। आप खुद ही सोचो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है तो कम से कम आप जो है कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र करोगे, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप कहो कि 1.5 हो जाए, नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से कम जो चार्ज होगा किसी बॉडी में वो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और अगर बढ़ाना हो तो बेटा बढ़ाने के लिए तो आप Q=NE लगा दो। फिर तो N का मतलब होगा इंटीजर होगा बेटा, N=1 2 3 4 करते से चले जाओ। E का मतलब चार्ज में इलेक्ट्रॉन। तो क्या पता कभी कभी प्रोटॉन भी होता है तो इसमें प्लस लगाना पड़ता है, क्या पता कभी इलेक्ट्रॉन हो तो माइनस का Ne लगाना पड़ता है। तो ये Q=NE, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया क्वांटाइज चार्ज का मतलब क्या होता है, मिनिमम कितना हम लोग चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ फिक्स रहना। सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज़ का फिक्स होना, कितना भी चेंज कर दो कैसा भी कर दो लेकिन उसमें टोटल जो होता है बेटा वो फिक्स ही रहता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल होता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल चार्ज होता है बॉडी का वो हमेशा कंजर्व ही रहता है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। तो इसका हम बस एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। जैसे कि हमारे पास न्यूट्रॉन और एक यूरेनियम 92 235 होता है। जब इनके आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बेरियम 56 141 और क्रिप्टन 36 92 होता है। और साथ में बेटा 3 तो न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और बहुत सारी निकल जाती है एनर्जी। तो इसमें बड़े ध्यान से देखेंगे, इनिशियल में 92 + 0 तो 92 हुआ, ये हुआ चार्ज क्योंकि एटॉमिक नंबर को दिखाता है। फाइनल में देखोगे 56 + 36 न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता ही नहीं, 0 होता है, तो 12 92। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन तो हुई है लेकिन उनका जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहा है। इसके बाद हम बेटा अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है
इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि दो चार्जेस आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो बताता है आपको कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सिंपल कहता है, अगर आपके पास ये प्लस चार्ज है क्यू, एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है क्यू, उनके बीच की दूरी है रखी है आर, तो उनके बीच में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर होता है बेटा। तो इसमें हमें दो चीज़ पर ध्यान देना होगा कि जो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और ये जो आपके पास एप्सिलॉन नोट होता है इसको बोलते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब किसी भी फ्री स्पेस में कितनी परमिशन है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ताकि आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन वो लगा सके। तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि अब पूछता डायमेंशन, वो हमसे जो मेन जो होता है बेटा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, जो इसकी डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी। तो याद कर लेना बेटा, इसकी डायमेंशन होती है m-1 l-3 t4 a2, ये होती है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। और जो इसकी वैल्यू होती है बेटा वो वैल्यू भी याद कर लेंगे। एप्सिलॉन वैल्यू होती है बेटा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये होता है बेटा। तो जो एग्जाम में पूछता है वो हमसे पूछता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो हमसे पूछता है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आप कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करो। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का सारा खेल होता है। मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये हमारा इस साइड नेगेटिव चार्ज है Q2, तो ये इस साइड फोर्स लगाएगा भाई, दोनों ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो एक काम करते हैं हम दोनों को सिंप्लिसिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं। तो ये इसको इस साइड फोर्स लगाएगा, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, दूरी मान लो आर है, आर का स्क्वायर। तो फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन देखो 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन है, तो यहाँ लिखते हैं यूनिट वेक्टर 2 से 1 की तरफ, ये पहला। ऐसे ये भी इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन होगी 1 से 2 की तरफ क्योंकि ये इसके अपोजिट चल रहा है। तो ये जो R21 जो होता है और R12 जो होता है बेटा ये यूनिट वेक्टर होते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्स्ट वाले में डाल दें, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो R21 था ना फर्स्ट में, देखो R21 था, यहाँ डाल दो कितना -R12, ये माइनस आप बाहर निकाल दो, तो जैसे ही बाहर निकालोगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ बचा R12। ध्यान देखो ये वाली वैल्यू, ये जो माइनस से बाद की वैल्यू है और ये वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही बेटा, देखो मैच कर रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 2 = माइनस का, इसकी जगह पर डाल दूँ ये वाला फोर्स ऑन 2 1, तो बेटा यही कहती है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारी ये पहली डेरिवेशन थी, इसमें दूसरी वाली। अब हम बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। आगे क्या है कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता K, हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो सिंपल होता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। जब इनका रेशो करते हैं तो उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू जो आती है बेटा वो आती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट कहलाते हैं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू एयर के लिए बेटा या वैक्यूम के लिए 1 ही मान लेते हैं, लेकिन 0.054 होती है बेटा, ये हम 1 ही मान लेते हैं। ये वैक्यूम के लिए अगर पूरा वैक्यूम है तो उसके लिए 1 हो जाती है, वाटर के लिए ये बढ़ नहीं रखती बेटा ये। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ नए टॉपिक्स हम इसमें इंट्रोड्यूस कर लेंगे हमारे पास अब, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है बेटा, इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q1 ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज Q2 ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज Q3 ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है। तो जो नेट चार्ज होगा ना इस पर, अगर इस पर जो नेट चार्ज होगा वो इसके फोर्स का निकाल लो,
इसका फोर्स निकाल लो, इसका फोर्स निकालो, तीनों के फोर्सेस निकालो आप, ठीक है। और तीनों फोर्स को वेक्टर सम कर दो। क्या कर दो बेटा? वेक्टर सम। तो वेक्टर सम में और स्केलर सम में अंतर होता है। तो एफ नेट होता है बेटा, होता है F1 प्लस F2 प्लस F3। इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आपको सिंपल भाषा में ये समझना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये एक ऐसा स्पेस होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ, जिससे कि दूसरा चार्ज के अंदर एंटर करे तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर उसी फील्ड की जो इंटेंसिटी निकालनी हो तो बेटा वो होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज या कोई भी पार्टिकल पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो उसकी जो यूनिट होती है बेटा, जिसकी यूनिट जो होती है वो होती है बेटा न्यूटन पर कूलम के हिसाब से होती है। जो उसकी डायमेंशन जो होती है बेटा, वो डायमेंशन होती है ML/T-3 A-1। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा वो कंटिन्यूस कर्व होता है या फिर इमेजिनरी कर्व होता है किसी भी स्पेस में, जहाँ हम उस पर टेंजेंट डाल दें किसी भी एक पॉइंट पर, तो टेंजेंट मुझे देती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पर आपस में पास पास होंगी, जैसे ये पास पास हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर ये दूर दूर है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? कम कहलाती है। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर को निकलती है इस तरीके से, और जो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को एंटर करती है इस तरीके से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास इसको हम बड़े ध्यान से देखें कि जो हमेशा कोई भी हमारे पास चार्ज बॉडी है हमारे पास, ठीक है, तो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स एग्जिट इनसाइड अ चार्ज बॉडी। अगर ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को नहीं मिली। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चार्ज से होती नहीं है, और चार्ज इसके सरफेस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होता है बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। तो उसी तरीके से इसमें भी प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वो सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, वो उन सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वही डायरेक्शन जो आपकी फोर्स की है। फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वही आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास टर्म आती है डाइपोल। जो डाइपोल होता है बेटा, डाइपोल का मतलब एक बॉडी जिसमें पॉजिटिव है, दूसरी जिसमें नेगेटिव है, और दोनों बीच के डिस्टेंस है 12। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 12। तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है Q/12 होता है। डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट होती है बेटा, वो यूनिट होती है कूलम मीटर यूनिट होती है इसकी, ठीक है। डाइपोल पर नेट चार्ज होता है हमेशा 0 होता है नेट चार्ज, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए ये चार्जेस आपस में बहुत पास होनी चाहिए, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई दूरी होती है। अब इसी डाइपोल की वजह से दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। एक इसकी एक्सियल पॉइंट पर, जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक r होती है। उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁴। ये होता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब हमारे पास दूसरा आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है बेटा, इस जगह पर निकालो, मतलब डाइपोल के इस जगह पर, जिसकी दूरी कितनी होती है r। इसका फॉर्मूला होता है A इसमें ओनली P होता है बेटा। क्या होता है इसमें? ओनली Kp/r⁴ होता है, ठीक है बेटा। तो ये दो हमें याद ही करनी पड़ी। एक्सियल पर हमेशा इक्वेटोरियल के मुताबिक डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर अगला टॉपिक होता है टॉर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल में कितना टॉर्क लगेगा? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा
वो होता है पी ई साइन थीटा। अगर वेक्टर में दिखाओगे तो P क्रॉस E होता है। दिस इज कॉल्ड डाइपोल। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट देना, किसी भी बॉडी को टर्निंग इफेक्ट देना। अगर आपको टॉर्क चाहिए एकदम मैक्सिमम तो बेटा थीटा लेना पड़ेगा 90, तो उस केस में टॉर्क आएगा P इंटू ई। और आपको टॉर्क चाहिए एकदम स्टेबल, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जहाँ पर कोई भी मूवमेंट ना हो, तो उस केस में थीटा डालो 0, क्योंकि उसको इस केस में टॉर्क हो जाता है 0। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, मान लो इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होंगी वो हमेशा किसके इक्वल होंगी बेटा, वो होंगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज, ये Q वही चार्ज है जो सरफेस के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है हमें इसको प्रूफ करना पड़ता है, तो इसका प्रूफ आप देख लेना, वो आपको नोट्स में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो जो फिर इसके बाद होती है बेटा इसकी एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन में जो हम बात करते हैं, एप्लीकेशन का मतलब गॉस थ्योरम का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल के लिए हमारे पास सबसे पहला इस्तेमाल होता है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। बहुत बड़ा चार्ज वायर है हमारे पास, स्ट्रेट चार्ज वायर है हमारे पास। सपोज करो इस तरीके का, ये हमारे पास बहुत बड़ा चार्ज वायर है। अगर मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, तो बेटा सबसे पहले मुझे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है, बिना गॉसियन सरफेस के काम नहीं होगा। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से, जिसमें ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो। तो जैसे ये मैं डाली तो बेटा इस सरफेस से भी कुछ फ्लक्स होगा, इससे भी कुछ फ्लक्स होगा, इससे भी कुछ फ्लक्स होगा, इससे कुछ फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, जब इस तरीके जाएंगे तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी, एरिया वेक्टर की इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऐसी, तो एंगल कितना हो गया बेटा 0, क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ES cos थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ 0 होगा तो यहाँ से फ्लक्स काउंट किया जाएगा, यहाँ से फ्लक्स काउंट, लेकिन यहाँ से फ्लक्स काउंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एंगल बन जाएगा 90, और cos 90 होता है 0। यहाँ भी एंगल कितना बनेगा 90। तो जो भी टोटल फ्लक्स होगा किसी भी बॉडी का वो इस सरफेस से होगा और ओनली इस सरफेस से होगा, बाकी की दो सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहने मतलब इस सरफेस से, मतलब कर्व वाली सरफेस से होगा टोटल फ्लक्स। तो कर्व सरफेस मतलब ES होगा ओनली, कोस तो 0 है ही हमारा, तो फ्लक्स E और S मतलब एरिया, वो होता है बेटा 2πr, होता है सिलेंडर का एरिया कर्व सरफेस। तो फ्लक्स कितना होता है Q/ε0 होता है, तो E 2πrh। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, इसको बेटा इसके नीचे ले आते हैं। जैसे इसको नीचे लाते हैं तो E = Q/ε0 2πrh। तो इसको हम लोग देखेंगे Q/ε0 को तो रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक टर्म आती है बेटा, वो टर्म देखो क्या होता है, इसको रिप्लेस करो फायदा नहीं। एक टर्म होती है लैम्डा, वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये रहा चार्ज हमारे पास, ये रही लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ε0 2πε0 2 × π × r, ये होता है हमारे पास 2πr/ε0, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। दूसरी होती है बेटा हमारे पास किसकी वजह से, हमारे पास यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, हमारे पास प्लेन शीट की वजह से, प्लेन यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं हम लोग, निकालते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा हम लोग यहीं से एक सिलेंड्रिकल एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से, इस साइड भी और इस साइड भी। तो जिसकी वजह से जो आप देखोगे यहाँ पर फ्लक्स होगा E1, यहाँ भी फ्लक्स होगा E2, लेकिन यहाँ कोई फ्लक्स नहीं होगा इस सरफेस से, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 बन जाता है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा फाइनाइट, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इस वाली सरफेस से E है, उस वाली सरफेस से भी E है। तो जो टोटल जो होगा बेटा, टोटल हम लोग ले लेते हैं। तो फाइनाइट जो होगा आपके पास, फाइनाइट होगा बेटा 2 × E है। फाई कितना होता है Q/ε0, तो 2E × A। तो E निकालना तो 2A लिया नीचे, Q/A 2, ठीक है। अब Q/A जो होता है बेटा, Q/A जो होता है, Q/A होता है सिग्मा 2ε। सिग्मा को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। अब हमारे पास बेटा एक लास्ट टॉपिक बच चुका है, उसको हम लोग कर लेते हैं बेटा। वो है हमारे पास ड्यू टू चार्ज थिन स्पेरिकल सेल। हमारे पास स्पेरिकल सेल होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो हम लोग 3 केस लेते हैं, एक तो सरफेस पे, और एक आउटसाइड, और एक इसके इनसाइड। क्योंकि चार्ज है तो बेटा चार्ज इसके यहाँ पर इस तरीके से होगा। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से आउटसाइड पे बेटा, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह ही होता है, जो कि होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। अगर हमसे पूछे उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बेटा, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डालो उसके अंदर, क्योंकि अगर हम उसके अंदर जाते हैं बेटा तो उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हो जाती है 0, जबकि अंदर फील्ड ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाती है। और इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है।